गांव से शहर आई बहू। मोना एक छोटे से गांव की रहने वाली और कम पढ़ी लिखी लड़की थी। इसके बावजूद उसकी शादी शहर में एक अच्छे खाते पीते घर में हो जाती है। मोना, माँ सुबह सुबह मंदिर चली गई है। तुम बिना देर किए मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे देर हो रही है। ए जी, मैं अभी आपके लिए ऐसा नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे जी। मोना जल्दी से रसोई घर में जाती है। हे राम, रात के सारे जूठे बर्तन अब तक वैसे के वैसे ही पड़े हैं। एक काम करती हूँ, मैं इन्हें जल्दी से बड़ी वाली मशीन में डालकर धो लेती हूँ। मोना सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल देती है और जैसे ही मशीन स्टार्ट करती है, मशीन के अंदर पड़े बर्तन धड़म धड़म की आवाज करने लगते हैं और एक जोरदार आवाज के साथ वॉशिंग मशीन की मोटर जल जाती है। तभी वहाँ पर गौरव आ जाता है और बोलता है, हे भगवान, ये क्या, वॉशिंग मशीन में आग लग गई। अरे बेवकूफ, किसने कहा था तुम्हें वॉशिंग मशीन में बर्तन धोने के लिए? परसों आप ही ने तो मुझसे कहा था जी। अरे यार, वो मैंने ड्रेस वॉशर के बारे में कहा था। वॉशिंग मशीन में तो सिर्फ कपड़े धोए जाते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया क्या जी? अब वो तो इसका मिस्त्री ही बताएगा। 8-10 हजार देकर जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, बाहर ही नाश्ता कर लूंगा। और तुम भगवान के लिए माँ के आने तक घर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। गौरव गुस्सा होकर घर से चला जाता है। इस तरह अलग अलग रहन सहन के चलते और शहर की नई जमाने की चीजों से अनजान मोना अक्सर कोई न कोई बेवकूफी कर देती थी। इसी तरह एक दिन मोना कमरा साफ कर रही होती है कि तभी उसकी नजर गौरव के लैपटॉप पर पड़ती है। मेरे पतिदेव का भी जवाब नहीं, इतनी महंगी चीज को ऐसे ही रख रखा है। ओहो, कितनी धूल जमी है इस पर। अभी मैं इसे साबुन से रगड़कर साफ कर देती हूँ। मोना गौरव के लैपटॉप को साबुन से धोकर कपड़ों के साथ सूखने के लिए रस्सी पर टांग देती है। शाम को जब गौरव घर लौटता है तो अपने लैपटॉप को इस तरह रस्सी पर टंगा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, मेरा 50,000 का लैपटॉप इस रस्सी पर क्यों लटक रहा है? मोना, यहाँ आओ। क्या हुआ जी? ये क्या है? अब भगवान के लिए ये मत कहना कि तुम्हारे गांव के लोग लैपटॉप को इसी तरह धोकर सुखाते हैं। आपको पता है जी, इसके ऊपर कितनी धूल जमी थी। एक तो खुद आप अपनी चीजों को साफ सफाई से रखते नहीं, ऊपर से जब देखो मुझे आंखें दिखाते रहते हो। हे भगवान, इस पागल औरत का मैं क्या करूं, क्या करूं? मोना रोने लगती है। तभी वहाँ मोना की सास आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? अपनी आँखों से देख लो, आपकी लाडली बहू ने मेरे इतने महंगे लैपटॉप के साथ क्या किया है। अब ये किसी काम का नहीं बचा। अरे, गलती तो इंसान से ही होती है ना, तो इसे प्यार से भी तो समझा सकता है। अरे बेटा, घर गृहस्थी की गाड़ी ऐसे नहीं चलती। पति पत्नी दोनों का आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। और तू है, जब देखो इसके ऊपर चिल्लाता रहता है। बड़ा आया तू, चल बहू यहाँ से। गौरव भी मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन मोना बाजार में खरीदारी करने के लिए जाती है। अरे बहन जी, ऐसा सामान आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का। अरे बाप रे बाप, 600 रुपए? अरे भैया, 100 रुपए की चीज 600 रुपए में दे रहे हैं। अरे लूटना है तो जाकर बैंक लूटो ना, हम गरीबों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? रहने दो जी, नहीं चाहिए हमें। मोना वहाँ से जाने लगती है। तभी दुकानदार उसे आवाज देता है। अरे बहन जी, सुनिए तो। अच्छा, कितने रुपए देंगी? 200 रुपए। अरे बहन जी, ये तो बहुत कम है। एक काम करिए, 400 रुपए दे दीजिए बस। 200 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दो, वरना मैं तो चली। अच्छा ठीक है, 200 रुपए ही दे दीजिए, वैसे भी बोनी का टाइम है। इस तरह मोना पूरे बाजार में घूम घूम कर खरीदारी करती है। शाम को जब गौरव घर लौटता है तो घर में सामान का ढेर लगा देख चौंक जाता है। अरे बाप रे, लगता है मोना पूरा बाजार खरीद लाई। इस औरत के कारण तो मैं एक दिन कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाऊंगा। अरे क्या हुआ? अपने आप से क्या बातें कर रहा है?
अरे माँ, ये सब क्या है? इतना सारा सामान खरीदने की क्या जरूरत थी? आपको पता है अभी घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। क्यों, शादी से पहले तू भी तो घर के लिए इतना ही सामान लेकर आता था ना। अच्छा बेटा, जरा सोच के बता, ये सारा सामान कितने का होगा? इसमें सोचना क्या है माँ, 10-12 हजार से कम में तो बात नहीं बनी होगी। मैं खुद ये सारा सामान हर महीने लाता था। मोना हंसने लगती है। अरे नालायक, ये सारा सामान मेरी बहू सिर्फ 3,000 रुपए में लेकर आई है। क्या माँ, तुम मजाक कर रही हो ना? इतना सस्ता सामान मोना कैसे ला सकती है? अरे बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं, बहू ने तो हर महीने बचत कर करके तेरे लिए नया लैपटॉप भी खरीद लिया है और तू हर महीने दुकानदार के हाथों बेवकूफ बनकर 3,000 की चीज 10-12 हजार रुपए में ले आता था। माँ, सिर्फ ज्यादा पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। अक्लमंदी के साथ साथ समाज में रहने के तौर तरीके, लोगों से बात करने की कला, ये सारे गुण भी होने चाहिए जो मोना में हैं। इतना कहकर गौरव मोना से माफी मांगता है। उसके बाद सारे मिलकर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादू की 3 परी कन्या। एक बार की बात है, प्रतापगढ़ नाम के एक राज्य में राजकुमार विशाल अपने पिता राजा चंद्रशेखर के साथ रहते थे। राजकुमार विशाल को विश्व का भ्रमण करने का बहुत शौक था और हमेशा से उनका ये सपना था कि वो पूरे विश्व का भ्रमण करे। एक दिन अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपने माता और पिता से विदा लेकर विश्व के भ्रमण पर निकले। उन्होंने अकेले कई दिन और कई रात तक भ्रमण किया। कुछ ही महीनों में उन्होंने काफी दूरी तय कर ली, लेकिन कुछ महीनों बाद उनके पास मौजूद सारा भोजन खत्म हो गया। अब उन्हें किसी मददगार की आवश्यकता थी। अब उनके पास ना खुद खाने के लिए भोजन था और ना ही अपने घोड़े को खिलाने के लिए चारा। अचानक चलते चलते उनको एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया, जिसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए। उन्होंने महल के बाहर अपने घोड़े को चढ़ने के लिए छोड़ दिया, जहाँ हरी हरी घासें थी। जब वो महल के अंदर गए तो वहाँ उन्हें टेबल पर बहुत स्वादिष्ट भोजन रखे हुए दिखे। भोजन को देखकर राजकुमार से सब्र नहीं हुआ और वो वहाँ बैठकर खाने लगी। तभी वहाँ पर एक डरावनी सी दिखने वाली चुड़ैल आई, जिसे देखकर राजकुमार घबरा गए। तभी चुड़ैल ने कहा, आप घबराइए मत राजकुमार, मैं सिर्फ दिखने में डरावनी और खतरनाक हूँ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे आप रोजाना इंसानों का मांस खाती हो। चुप हो जाओ। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें लग रहा है वो सच है। मैं एक जादू की परी हूँ। कुछ डायनों ने मुझ पर जादू करके मुझे ऐसा बना रखा है। यदि तुम एक रात इस महल में गुजारोगी तो उन डायनों का जादू मेरे ऊपर से हट जाएगा। मुझे माफ करना, लेकिन एक चुड़ैल की उपस्थिति में मैं इस महल में एक रात कैसे गुजार सकता हूँ? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल ने राजकुमार को एक बहुत ही सुंदर परी की फोटो दिखाई और फोटो दिखाते हुए बोली, ध्यान से देखो, ये मेरी तस्वीर है। आप तो बहुत खूबसूरत हो। धन्यवाद। यदि रात भर रुककर तुम मुझ पर से ये जादू तोड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मेरा नाम विशाल है और मैं विश्व के भ्रमण पर निकला हूँ। मैंने आधे से ज्यादा भ्रमण कर लिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। अब मैं तुमसे कल मिलूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली गई। राजकुमार थके होने के कारण गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने एक बहुत खूबसूरत परी खड़ी थी। वो अपनी फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुम तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम सेजल है। तुमने मुझ पर से जादू हटाने में मेरी मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसी दिन दोनों ने विवाह कर लिया और वह राजी खुशी रहने लगी। वो साथ में बहुत खुश थे। इसी तरह कुछ समय गुजर गया। एक दिन सेजल परी विशाल राजकुमार के पास आई और बोली, क्या बात है, तुम उदास क्यों लग रहे हो?
मुझे मेरे पुराने घर की याद आ रही है। मुझे अपने बूढ़े माता पिता से मिलने की इच्छा हो रही है। अगर ऐसा है तो तुम्हें जाना चाहिए। जब तक तुम वापस लौट कर नहीं आ जाते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर परी एक पोटली लेकर आती है जिसके अंदर कुछ बीज थे। उन बीजों को देखकर राजकुमार कहते हैं, इसमें क्या है प्रिय? इसमें जादुई बीज है विशाल। तुम इसे लेकर जाओ और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन बीजों को फेंकते रहना। तुम जहाँ इन बीजों को फेंकोगे उस जगह तुरंत एक बहुत घना पेड़ उग जाएगा और वो पेड़ मुझे तुम्हारी सलामती का संकेत देगा। तुम सच में जादू की परी हो। तुम्हारे पास बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ विशाल। राजकुमार विशाल ने परी से विदा लिया और वो अपने घर की तरफ चल गया। राजकुमार कुछ दिनों तक जहाँ कहीं भी गया उसने अपनी पोटली से निकालकर जादुई बीज फेंके और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत ही विशाल फलों से भरा हुआ पेड़ उग जाते थे। एक दिन उसे कुछ औरतें दिखाई दी जो बैठकर आपस में बातें कर रही थी। उनके पास में एक बर्तन में खाना उबल रहा था जबकि उसके नीचे आग भी नहीं जल रही थी। ये देखकर राजकुमार अचंभित हो गया और उन औरतों के पास जाकर बोला, ये आपके बर्तन में खाना कैसे बन रहा है? क्योंकि नीचे आग तो जल ही नहीं रही है। तभी उनमें से एक औरत बोली, अभी तुम्हें हमारी शक्तियों का अनुभव नहीं है। हम तीनों डायने हैं और हमारे अंदर बहुत शक्ति है। अरे जाओ जाओ, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास कितना जादू है। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पोटली से एक बीज निकालता है और उसे बगल में फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ उग जाता है और उसमें फल भी लग जाते हैं। तभी एक डायन दूसरी डायन से कहती है, आखिर इसे ये जादू के बीज मिले कहाँ से? ऐसे बीज तो सिर्फ उस जादू की परी के पास ही थे जिसे हम लोग चुड़ैल बनाकर आए थे। लगता है इस लड़के ने उस पर किया हुआ हमारा जादू तोड़ दिया है। इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसे अगले 3 महीने तक सुला देते हैं। राजकुमार समझ गया था कि ये वही डायन है जिन्होंने जादू की परी सेजल पर जादू किया था, लेकिन राजकुमार को ये समझते हुए देर हो गई थी। वो डायने अपने जादू से राजकुमार को 3 महीनों के लिए सुला देती है। जल्द ही जादू की परी सेजल को इस बात का पता चल गया कि राजकुमार के द्वारा लगाए गए सभी पेड़ मुरझा गए हैं और उनकी पत्तियां झड़ गई हैं। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। लगता है मेरा पति किसी मुसीबत में है। इतना सोचकर वो जादू की परी सेजल राजकुमार को ढूंढने निकल गई। वो अपने पति के द्वारा लगाए गए पेड़ों वाले रास्ते पर ही चल रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद उसको उसका पति सोया हुआ दिखा। उसने अपने मन में सोचा, ओहो, ये तो सो रहे हैं। मैं खामखा परेशान हो रही थी। विशाल, उठो, देखो मैं आपके पास आई हूँ। सेजल राजकुमार को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर सेजल कहती है, मैं कब से इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसको तो मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसके लिए मुझसे ज्यादा कीमती इसकी नींद है। हे जादू की हवा परी, इस इंसान को उठाकर मेरी नजरों से बहुत दूर कर दो। गुस्से गुस्से में सेजल के मुंह से बहुत गलत निकल जाता है। तभी वहाँ पर जादू की हवा परी आती है और सेजल के सामने से विशाल को उठाकर ले जाती है। तुरंत ही सेजल को अपने शब्दों के लिए अफसोस होने लगता है, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। ये मैंने क्या किया? गुस्से में आकर मैंने कितने गलत शब्द निकाल दिए। वो वहाँ बैठकर बुरी तरह रोने लगी। दूसरी तरफ जादू की हवा परी ने बहुत दूर ले जाकर राजकुमार विशाल को फेंक दिया। 3 महीने पूरे होते ही राजकुमार विशाल की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को किसी अनजान सी जगह पर पाया। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? इतना सोचकर राजकुमार विशाल चलकर थोड़ा आगे जाने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे 2 छोटी बच्चियां नजर आई, जिनके हाथ में एक जादुई कालीन और एक गायब होने वाली जादुई टोपी थी। दोनों आपस में लड़ रही थी। मुझे कालीन और जादुई टोपी दोनों चाहिए। लेकिन माँ ने हम दोनों को एक ही चीज लेने को कहा था। तुम दोनों चीजें कैसे ले सकती हो? उन दोनों को एक दूसरे से लड़ता देख राजकुमार विशाल उनके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों छोटी बच्चियाँ आपस में लड़ क्यों रही हो? दरअसल बात ये है
कि हमारी माँ एक जादूगरनी थी और वो मर चुकी है। मरने से पहले उन्होंने हमें ये जादुई कालीन और जादुई गायब होने वाली टोपी दी थी। अब ये कह रही है कि दोनों चीजें इसी को चाहिए। ऐसे भला कैसे हो सकता है? बस इतनी सी चीज के लिए तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रही हो। मैं तुम्हारा झगड़ा अभी खत्म करवा सकता हूँ। लाओ, ये दोनों चीजें मुझे दे दो और तुम अपनी आंखें बंद करो। मैं अभी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके ये डिसाइड कर देता हूँ कि दोनों चीज किसको देनी है। वो दोनों बच्चियां ऐसा ही करती है। उनके आंखें बंद करते ही राजकुमार जादुई कालीन पर बैठकर वहाँ से रवाना हो जाता है। उड़ते उड़ते उसको जमीन पर एक झोपड़ी नजर आती है। वो झोपड़ी के पास रुकता है और अंदर जाता है। अंदर उसे एक बहुत खूबसूरत परी दिखती है जिसका नाम जाहिरा था। राजकुमार अंदर जाकर उस परी से कहता है, मेरा नाम विशाल है। मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या आप खाने के लिए मुझे कुछ दे सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिला दूंगी। आओ, यहाँ बैठ जाओ। राजकुमार परी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी परी ताली बजाती है और उसके सामने बहुत स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर राजकुमार अचंभित रह जाता है और कहता है, क्या तुम भी जादू की परी हो? हाँ, लेकिन तुम भी से क्या मतलब है? क्या तुम किसी और जादू की परी को भी जानते हो? हाँ, मेरी एक पत्नी है, वो भी जादू की परी है। कहीं उसका नाम सेजल तो नहीं है? हाँ, यही नाम है उसका, लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? वो मेरी बहन है। देखो, इत्तेफाक से तुम्हें भी यहाँ आना हुआ। फिलहाल तुम खाना खाओ। राजकुमार भरपेट खाना खाता है। उसके खाना खाते ही प्लेट वहाँ से अपने आप गायब हो जाते हैं। फिर राजकुमार कहता है, आप तो जादू की परी है ना? आपके लिए मुझे इस जगह से निकालना बहुत आसान होगा। कृपया कर मुझे मेरी पत्नी के पास छोड़ दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? इससे मुझे क्या लाभ होगा? मतलब, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। सीधा सीधा कहिए, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद राजकुमार जाहिरा परी की शर्त मंजूर कर लेता है और फिर वो दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद जाहिरा परी ताली बजाते हुए कहती है, हे हवा की परी, जल्दी मेरे समक्ष आओ। उसके इतना कहते ही हवा की परी वहाँ आ जाती है और वहाँ बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इस युवक को और मुझे हमारी मंजिल तक छोड़ना होगा। ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगी, लेकिन उससे पहले राजकुमार को मेरी शर्त मंजूर करनी होगी। तुम कैसी शर्त की बात कर रही हो? कहीं तुम भी तो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन मैं तो पहले ही दो विवाह कर चुका हूँ। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरी शर्त मंजूर नहीं की तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कभी नहीं लेकर जाऊंगी, और तुम अपनी मंजिल से इतनी दूर हो कि पैदल चलकर जाने में तुम्हें 30 साल लग जाएंगे। राजकुमार के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो उसे भी विवाह के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद हवा परी के साथ राजकुमार विवाह कर लेता है। फिर हवा परी, जाहिरा परी और राजकुमार को लेकर सीधा सेजल परी के पास पहुंचती है। वो अपनी बहन जाहिरा परी को देखकर बहुत खुश होती है। बहन, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर अब हम मिल चुके हैं। अब हम साथ साथ रहेंगे। सेजल परी को बताया जाता है कि राजकुमार का जादू की तीनों परियों से विवाह हो चुका है। उसके बाद वो तीनों जादू की परियां एक साथ जादू करके राजकुमार को उनके असली घर पहुंचा देती है और खुद भी राजकुमार विशाल की पत्नी बनकर उनके साथ वहां रहने लगती है और सभी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।